शो मनोरंजन रास्ते में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरंजन सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अनुमान गढ़ा रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ता पार्टी के जुड़े हुए हैं। साथ ही सभा में शामिल होने के लिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला रैली स्थल पर जारी है। जनसभा से नड्डा की कोशिश पंजाब और हरियाणा पर असर डालने की भी होगी। बता दें कि सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इसीलिए पूरा जोर इस बार बीजेपी का इसी सीट पर है। तो प्रियंका बेलान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। ताबड़तोड़ रैली यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रहेगी। बीजेपी की हुंकार यहां पर नजर आने वाली है। बड़े नेताओं ने चुनावी प्रचार को थामते हुए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, और उसके बाद अब जेपी नड्डा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रियंका बेलान जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काटकर महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है यानी कि सांगरिया, यहां विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा अब बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की है ताकि मिशन 25 पूरा हो सके। अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो हमारी प्रत्याशी प्रियंका बेलान जी मेघवाल, उनकी चुनावी सभा के अंदर आज मेरी विधानसभा संगरिया के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब आज शाम को 5 बजे यहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे। और हनुमानगढ़ से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तो पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लेते हैं नागौर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल लाशों की राजनीति करते हैं और मंच पर ताली बजवाने के लिए सच झूठ सब कुछ बोल सकते हैं। मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के मंत्री के पद ठुकराने वाले बयान पर कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई ऑफर नहीं दिया गया, जबकि वो मंच से कहते हैं कि उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मारकर एनडीए छोड़ा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा था तो फिर उन्हें मंत्री बनने का मौका गंवाना नहीं चाहिए था। जो वो मंच पे खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, सच्चा झूठा मिक्स करके, मतलब सिर्फ लोगों को ताली बजवाने के हिसाब से। जब कोई डिलीवरी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनके पास 3-4 रटे रटाए शब्द हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जबकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने कभी, जब जिम्मेदारी मिलने का चांस था तब भी जिम्मेदारी नहीं उठी। कायदा ये कहता है कि जब आपके पास मौका था मंत्री बनने का, मैं तो कहूँ अगर मंत्री बनने का मौका था तो उनको बनना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए थी। और देखिए अगली खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। दरअसल जयपुर ग्रामीण में आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झोटवाड़ा के 24 कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी नेता लालचंद कटारिया ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों का भरोसा दिख रहा है। राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण में जीत तय है। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ देश है, इसलिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन तमाम कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये लोग काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में दोनों दलों के प्रत्याशी अपने टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से गांव-गांव वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने सीपी जोशी पिछले 10 सालों के कार्यकाल को खोखला बताया और साथ ही जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आंजना ने एक जनसभा में कहा कि अफीम किसान के साथ 10 सालों से धोखा हो रहा है। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन के बाद बीजेपी और बीएपी के बीच सीधी टक्कर होगी। गठबंधन पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये आला कमान का फैसला है, उसे हमको मानना है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर का कल रात यहां पर उनसे बात हुई और 72 सालों में पहली बार कांग्रेस सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है।
मेरी कल बात हुई थी, अभी 10 बजे हैं, मैं भी अभी आके बैठा हूँ कार्यालय में, चर्चा जारी है, उनसे संपर्क कर रहे हैं। ये मालवीय जी को हराने के लिए गठबंधन करना जरूरी, ये सब बातें अपनी जगह पर केवल ख्याल लगाना, कल्पना करना, इसका कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। मगर हाँ, जहाँ पर जीत और हार का जो प्रश्न है वो तो हर चुनाव के अंदर होता, हर खेल का ये एक हिस्सा है। तो कांग्रेस और बीएपी में गठबंधन हो गया है। बांसवाड़ा सीट जो है वो इंडी गठबंधन को गई है। ऐसे में यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस जहां पर 72 सालों से बांसवाड़ा से चुनाव लड़ती रही है, स्थिति काफी बांसवाड़ा में मजबूत रही है, आखिरकार क्या कारण है कि बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन यहां पर कांग्रेस ने दिया। लेकिन इन सबके बीच में अब यह क्लियर हो गया है कि यहां पर बांसवाड़ा में कांग्रेस बीएपी के साथ खड़ी हुई है, तो यानी कि सीधी टक्कर बीएपी और बीजेपी के बीच में। एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल थोड़ी देर में गोविंद सिंह डोटासरा की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीएपी से गठबंधन को लेकर माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डोटासरा। कांग्रेस ने आपको बता दें कि बांसवाड़ा में बीएपी को समर्थन दे दिया है। बागीदौरा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे कि कुछ ही देर में डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में महत्वपूर्ण और खास है, चूंकि अभी आपको बता दें कि बीएपी की तरफ से उम्मीदवार जो उतारा गया था बांसवाड़ा में और इसके साथ साथ बागीदौरा में, वहां पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि बीएपी के उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थन करेगी। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि बांसवाड़ा में तो स्थिति काफी मजबूत थी, आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा। और इन तमाम सवालों का जवाब कुछ ही देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देते हुए नजर आएंगे। 72 सालों में ऐसा पहली बार है कि बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन कांग्रेस बांसवाड़ा में देगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लेते हैं। दरअसल रामनवमी महोत्सव में शामिल होने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जोधपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तस्वीर आपके सामने, फूल बरसाकर स्वागत किया गया। शास्त्री ने कहा कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। जय हो, बोलो बागेश्वर धाम की। कारण राजस्थान में भी हिंदुओं में एकता हो जाए, इसीलिए हम बार बार राजस्थान आ रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। जो आकर्षित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सनातन का मतलब कोई एक मजहब नहीं है, सनातन का मतलब विश्व की धारणा, सनातन का मतलब मानवों की आचार संहिता, सनातन का मतलब विश्व के कल्याण की कामना की संस्कृति से जुड़ना। जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण चाह रहे हैं, और जो सनातन को नहीं स्वीकार कर रहे वो निश्चित हैं मानव कल्याण के लिए भी बहुत घातक है। अब बहुत जल्दी कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। अब बहुत ही जल्दी ठाकुर जी भी विराजमान होने वाले हैं, एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी बारेंगे। अगली खबर गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ी हुई है। दरअसल जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी दी गई है। रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी भरा फोन मिला, इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कारोबारी ने श्यामनगर थाने में इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई है। फोन न उठाने पर ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई। खुद को रोहित गोदारा बताकर ये धमकी दी गई है। श्यामनगर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही रोहित गोदारा के परिजनों से एनआईए की टीम मिली थी, पूछताछ की गई थी, और एटीएस जो कि हरियाणा की एटीएस टीम है उसने भी पूछताछ की थी। अब खबर यह कि रोहित गोदारा के नाम पर धमकी देने का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट कारोबारी जो कि जयपुर में रहते हैं, उनको धमकी भरा फोन आया। जब फोन इंटरनेशनल नंबर से यहां पर व्हाट्सएप कॉल आया था, उसको जब नहीं उठाया गया तो फिर ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई और खुद को रोहित गोदारा बताया गया। फिलहाल पुलिस तक ये अब मामला पहुंचा है, देखना होगा पुलिस इसमें क्या कुछ करती है। रोहित गोदारा के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हैं, इसमें
ऑडियो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए रंगदारी मांगी जाती है। और ऐसा ही एक मामला अब जयपुर से सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी का यह मामला। रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी भरा फोन आया। पहले इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और जब कॉल को नहीं उठाया गया तो फिर ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई। राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार रण में आधे से ज्यादा चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में नए योद्धा पहली बार लड़ेंगे संसद की लड़ाई। कांग्रेस के 15, बीजेपी के 11 आजमाएंगे भाग्य। राजस्थान में लोकसभा का रण सज चुका है। भाजपा और इंडिया गठबंधन ने 25 सीटों पर 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इन प्रत्याशियों में से 50% से ज्यादा चेहरे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों ही दलों के नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। नए चेहरों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक तक का चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें सीधे ही लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब जानते हैं वो कौन से प्रत्याशी हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। जयपुर शहर से मंजू शर्मा, श्रीगंगानगर से प्रियंका बैलान, राजसमंद से महिमा सिंह, धौलपुर करौली से इंदु देवी जाटव, अलवर से भूपेंद्र यादव, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, उदयपुर से मन्नालाल रावत, दौसा से कन्हैयालाल मीणा, जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। वहीं पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर से संजना जाटव, संगीता बेनीवाल पालीसी, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण, ललित यादव अलवर, अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर, मुरारी लाल मीणा दौसा, ताराचंद मीणा उदयपुर, करण सिंह उचियारना जोधपुर, उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर, कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर, प्रहलाद गुंजल कोटा, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू, दामोदर गुर्जर राजसमंद, भजन लाल जाटव धौलपुर करौली, रामचंद्र चौधरी अजमेर से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उदयपुर सीट पर ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़वाया है। प्रदेश की 25 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें अलवर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर, करौली, दौसा सीट शामिल हैं। नए चेहरों को टिकट देने में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस ने 25 में से 15 सीट और बीजेपी ने 11 नए चेहरे को चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने विधायक और सांसद का कभी चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी के प्रत्याशियों में से किसी ने भी लोकसभा का चुनाव पहले नहीं लड़ा। हालांकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह ने तो अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। बहरहाल एक बात तो तय है, राजस्थान के रण में उतरे नए चेहरों ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे राजस्थान की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर जयपुर से, जहां पर चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत जेडीए पहुंचे। सीएस बनने के बाद दूसरी बार विजिट करने के लिए पहुंचे सुधांश पंत को अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। सीएस ने अधिकारियों के कक्षों की वीडियोग्राफी कराई। जेडीए में रखी फाइलों को भी खंगाला गया। सीएस के दौरे की जानकारी लगते ही जेडीएस मंजूर राजपाल और जेडीएस सेक्रेटरी हेम पुष्पा शर्मा मौके पर पहुंचे। करीब 9:35 तक ना तो जेडीसी और ना ही सेक्रेटरी जेडीए पहुंची थी। निरीक्षण की सूचना के बाद जेडीए के अफसरों में हड़कंप मचा रहा।
सीएस सुधांशु ने कार्मिकों के रवैये को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। पेंडेंसी आज भी मैं करीब 30-40 कमरों में अलग अलग गया, क्योंकि मैं 9:08 पे ही पहुंच गया था। वो समय अच्छा रहता है, तब तक अधिकांश लोग नहीं आते हैं, तो आराम से फाइलें चेक कर सकते हैं। तो पेंडेंसी आज मुझे पहले की तुलना में कम दिखी। एक आध अधिकारी थे जिनके कक्ष में ऐसी कुछ फाइल मिली जिसमें पेंडेंसी 3-4 दिन की थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि हफ्तों से महीनों से पत्रावली लंबित हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। दूसरी अच्छी स्थिति ये दिखी कि इस 2 महीने के दौरान जेडीसी मैडम ने और इनकी टीम ने प्रयास करके अधिकांश फाइलों को कंप्यूटर से राजकाज ई फाइल सिस्टम में कर दिया है। ई फाइल होने से क्या है, समय की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे हमने खुद देखा, जो सेक्रेटरी जेडीए हैं इनका एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम मात्र 9 घंटे रह गया है। इसी तरह से कुछ और अधिकारियों का जिनका जो जब तक पहुंच गए थे, क्योंकि ई फाइल अधिकारी की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, उनका पासवर्ड होता है, तो कुछ अधिकारियों का और एवरेज डिस्पोजल फाइल टाइम देखा, तो किसी का 14 घंटे, किसी का 18 घंटे। कहने का मतलब है कि जो पहले से तो निश्चित रूप से फाइलों की पेंडेंसी में कमी आई है, फाइलों के डिस्पोजल में भी तेजी आई। सर, आज मीटिंग लिया आपने, मीटिंग में क्या नहीं? और बड़ी खबर जयपुर से, ये दरअसल दोषियों पर कार्रवाई से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर चले गए हैं। कावतिया अस्पताल के गेट पर महिला के प्रसव का ये मामला, जिसमें लापरवाही बरतने पर 3 रेजिडेंट को निलंबित किया गया था और निलंबन के खिलाफ ही रेजिडेंट अब हड़ताल पर उतर आए हैं। गलत खून चढ़ाने के मामले में भी दोषियों को बहाल करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो जब भी एक्शन हुआ है लापरवाह रेजिडेंट पर, तो यहां पर इकट्ठा होकर रेजिडेंट ने हड़ताल की है। एक बार वही तस्वीर दोबारा सामने आई है। और देखिए, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में जबरदस्त राजनीतिक हमले हो रहे हैं। एक और खबर ये कि ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर जोरदार हमला बोला। हनुमान बेनीवाल को हन्नू भाई एलएलबी बता दिया। ये फर्जी डिग्री वाले एलएलबी हैं। उनका कहना है कि अब की बार आप मन से बोलें तो सच बोलें, जनता को गुमराह ना करें। आओ जाओ आमने सामने बहस करके हम अपनी बात पूरी करते हैं, बहस कर लेते हैं और फैसला जनता ले लेगी। तो ये तमाम बातें ज्योति मिर्धा की तरफ से कही गई हैं और मुन्ना भाई एलएलबी यहां पर बताती हुई ज्योति मिर्धा नजर आई हैं हनुमान बेनीवाल को। सुनिए। गलतों तो बताया तो मैंने, तो मैं भी बने कह दियो, मैं क्यों भाई अब कल MBBS की LLB की, LLB भी किसा हन्नू भाई LLB फर्जी डिग्री वाला LLB। तो भाई हन्नू भाई LLB, अब की बार आप कुछ मंच से बोलें तो सच बोलें, जनता को गुमराह ना करें। और अगर आपको अगर जरूरत है, आपको लगता है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं और आप सही बात बोलते हो, तो आ जाओ आमने सामने बहस कर लेते हैं। ज्योति मिर्धा तो यहीं खड़ी है, एक मंच पे आते हैं, बहस करते हैं, फैसला जनता कर देगी कौन सच्चा और कौन झूठा। खबर सांचौर से, जहां पर वायुसेना की ओर से आज पूर्व अभ्यास किया जाएगा। बॉर्डर के पास देश की पहली एयर स्ट्रिप अगडावा में आपको बता दें कि पूरे पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। दोनों तरफ सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। हवाई पट्टी पर जगुआर, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। हवाई पट्टी का 9 सितंबर 2021 को राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया था। तो अगडावा सांचौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको लड़ाकू विमान उतरते हुए कुछ ही देर में नजर आने वाले हैं। और ये एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर पर है, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण। वायुसेना की ओर से आज पूर्व अभ्यास किया जाना है। बॉर्डर के पास देश की पहली एयर स्ट्रिप अगडाना में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों तरफ सड़क को डाइवर्ट कर दिया गया है और इस हवाई पट्टी पर कुछ ही देर में आपको जगुआर और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट उतरते हुए नजर आने वाले हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आबू रोड शहर की वीको थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। मावल चौकी पर गुजरात से आने वाली गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक इनोवा गाड़ी में सोने चांदी के आभूषण से भरे बॉक्स मिले। गाड़ी चालक सहित अन्य लोगों से आभूषणों के बारे में जब जानकारी ली गई तो यहां पर वो बिल नहीं दिखा पाए और ऐसे में इन आभूषणों को जब्त कर लिया गया है। इनकी कीमत बताई जा रही है करीब 2.25 करोड़ रुपए। और अब आपको दिखाते हैं 5